इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में खैर मकदम करता हूं। दरअसल हुकूमत के 1 साल मुकम्मल होने के बाद रिवायतन इस तरह के प्रेस कॉन्फ्रेंस और अखबारों के जरिए इश्तिहार में हुकूमत की कारकर्दगी के बारे में एक रिपोर्ट दिया जाता है, लेकिन इस बार बड़गाम और नगरोटा के बाई इलेक्शन के वजह से ना इश्तिहार देने की इजाजत और ना ऑफिशियल लेवल पे प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने की। तो इसलिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस SKICC में इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट की तरफ से नहीं, बल्कि यहाँ होटल में नेशनल कॉन्फ्रेंस के हवाले से, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि आप लोगों को लगे कि बड़गाम का बहाना बनाते हुए हमने आप लोगों से ना मिलने का फैसला लिया। ना मैं ये चाहता था कि हम बड़गाम और नगरोटा का इंतजार करें और फिर मिलें, क्योंकि उसका फिर कोई खास मायने होता नहीं। अब मैंने शुरू में कोई लंबी चौड़ी बात करनी नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है कि लगभग सारे इश्यूज जो मैं अपने ओपनिंग रिमार्क्स में टच कर लेता वो कहीं ना कहीं आपके सवालों में आ ही जाएंगे। तो बजाय ये कि मैं 15-20 मिनट आपके ज़ाया करके यहाँ तकरीर करूँ, बेहतर यही होगा कि मैं तनवीर से गुजारिश करूँ कि वो आप में से एक को आइडेंटिफाई करके आपको सवाल पूछने का मौका दें। जिस तरह तनवीर ने कहा, आप लोग मेहरबानी करके एक ही पूछ लीजिए, और अगर उसके बाद एक राउंड पूरा करने के बाद अगर वक्त रहा तो फिर कोशिश की जाएगी कि दूसरा राउंड कर लें, लेकिन फिलहाल आप लोग शुरू कर लीजिए और एक सवाल पूछ लीजिए। न्यूज़ 18 सर, मेरा सवाल है, हालांकि सबका सवाल ये होगा कि जो मच अवेटेड है, जो कैंडिडेट्स अभी आपने नॉमिनेट नहीं किए हैं, तो उनका नाम कब तक जाहिर करेंगे आप? और दूसरा, जो नगरोटा बाई इलेक्शन है, तो वहां पर कांग्रेस के साथ कोई शराकतदारी हुई है क्या? वो सीट आप वैकेंट छोड़ेंगे? अभी तक तो एक आध कैंडिडेट के अलावा कहीं पर भी कैंडिडेट का ऐलान नहीं हुआ है। जहां तक मैं जानता हूं बीजेपी ने शायद एक कैंडिडेट का ऐलान किया, लेकिन उसके बाद मैंने कहीं सोशल मीडिया पे पढ़ा कि उनके घर वालों ने कहा कि इनका नाम कैसे इस्तेमाल हुआ, ये तो उस तंजीम के साथ ताल्लुक भी नहीं रखते। अब सही क्या है गलत क्या है वो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन हमारे पास अभी है 2-3 दिन। पार्टी में मशवरा चल रहा है, बातचीत चल रही है, और मुझे लगता है अगले 24 घंटे या 48 घंटे में हम अपना उम्मीदवार आपके सामने पेश करेंगे और वो अपने नामजदगी के कागज जो है भरेंगे। जहाँ तक नगरोटा के हवाले से आपने सवाल पूछा, ये सही है कि पार्टी की तरफ से फॉर्मली कांग्रेस को हमने अप्रोच किया है कि अगर वो नगरोटा का सीट लड़ना पसंद करेंगे तो वो हम सीट उनके लिए छोड़ने के लिए तैयार हैं। इस बात के बावजूद कि पिछली बार 1 साल पहले ये सीट हमने लड़ी थी, और जब 2014 में असेंबली इलेक्शन हुए थे तब नेशनल कॉन्फ्रेंस के हवाले से ये सीट जीती गई थी। लेकिन क्योंकि हमारा अलायंस है कांग्रेस के साथ और हम चाहते हैं कि जम्मू में उनका एक अच्छा खासा बेस बने, तो अगर वो जम्मू में इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हैं तो कोई एतराज़ नहीं होगा। न सिर्फ हम उनके लिए सीट छोड़ेंगे बल्कि पूरी मेहनत करेंगे कि वो वहाँ से कामयाब हो जाएं। इनको एक सवाल यहाँ से, फिर उसके बाद यहाँ। उमर साहब, 1 साल हो गया आपकी सरकार को। अभी तक अगर हम बात करें जो हर्डल्स इस दौरान आई हैं उस पर ज्यादा हम बात नहीं करेंगे, लेकिन जो एक उम्मीद है जो कि सुप्रीम कोर्ट में इस पे हियरिंग होने वाली है, इस
स्टेटहुड के हवाले से क्या आपको लगता है कि जिस सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ 1970 खत्म करने का भी अहम रोल रहा, क्या आपको लगता है कि वहाँ से कोई उम्मीदें की जा सकती हैं स्टेटहुड को रिस्टोर करने के हवाले से? उम्मीद तो हमें करनी चाहिए, लेकिन ये भी दुरुस्त है कि जिस तरह स्टेटहुड को कहीं ना कहीं पहलगाम के साथ भी जोड़ने की कोशिश की जा रही है, वो जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ सरासर नाइंसाफी है। क्योंकि पहलगाम में जो हुआ उसके लिए इलेक्टेड हुकूमत कसूरवार नहीं है, जम्मू कश्मीर के लोगों ने भी उसका साथ नहीं दिया। जो लोग पहलगाम के हमले के जिन पे पहलगाम के हमले का इल्ज़ाम लगा, जिनको फिर उसके बाद एनकाउंटर में मारा गया, उनमें से कोई भी जम्मू कश्मीर से नहीं था, सब बाहर से थे। तो इन सब चीज़ों को लेने के बाद अगर कि ये फिर बात आ जाती है कि स्टेटहुड पे बात करने के दौरान हमें पहलगाम के भी सोचना चाहिए, तो मुझे लगता है हमारे साथ सरासर नाइंसाफी है। जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ चलिए सियासी मैदान में जो बात हुई मैं उस पर नहीं जाऊंगा, कम से कम पार्लियामेंट में और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में बार बार ये कहा गया कि 3 स्टेप प्रोसेस, डिलिमिटेशन, इलेक्शन, स्टेटहुड। उस स्टेटहुड में ये नहीं कहा गया कि कोई इफ्स होंगे, बट्स होंगे, ये होगा वो होगा, कहा कि ये 3 कदम है, 2 कदम मुकम्मल हो गए, तीसरा कदम अभी बाकी है। अब हम उम्मीद करेंगे कि वो जल्द से जल्द पूरा हो जाए और यहाँ की हुकूमत को पूरी तरह से एम्पावर किया जाए ताकि हम अपना काम जो है पूरा कर सकें। प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें क्रिटिसिज्म काफी ज्यादा हो रहा है मीटर्स को लेकर, तो उस पर क्या आप कुछ डिफेंड करेंगे? क्योंकि यहाँ पर देखिए ना, यहाँ पर आपने जो इलेक्शन से पहले वादे किए थे कहीं ना कहीं उसमें जब हमने आप हमारा मंशूर देखिए ना, हमने कहीं मंशूर में मीटर्स को निकालने की बात नहीं की ना, कहीं पे भी नहीं। और मेरा न सिर्फ मेरा अपना ये मानना है बल्कि डिपार्टमेंट और लोगों का के तरफ से भी ये रहा है कि कई जगहों पे जहां अग्रीमेंट छोड़ के मीटरिंग हुई है वहां लोगों के बिजली के बिल कम हुए हैं, मीटर लगने से बिजली का सप्लाई बेहतर हुआ है। और सबसे बड़ी बात, हमने जो अपने मंशूर में वादा किया है 200 यूनिट्स का, वो तभी मुमकिन होगा जबकि हम मीटर लगा के वो यूनिट मेजर कर सकें। अग्रीमेंट पे अगर आज मैं 200 यूनिट की बात कर भी लूं तो जिन लोगों के घर में मीटर नहीं लगे हैं उनको ये लागू ही नहीं होगा, क्योंकि हमें पता नहीं है उनके घर में कितने यूनिट बिजली जा रही है। तो क्रिटिसिज्म जिन लोगों को करना होता है वो तो रिवायतन कर ही लेंगे, लेकिन मेरी हमेशा ये कोशिश रही है और पहले दिन से हमारी कोशिश रही कि मीटर लगाने के बाद सप्लाई में खराबी नहीं, सप्लाई में बेहतरी आनी चाहिए। लोगों को पहले बेहतर निजाम मिले, उसके बाद मीटर मिले। और पिछले साल सर्दियों के बाद, सर्दियों को लेके आप सबों ने देखा ना कि डिपार्टमेंट के तरफ से मुकम्मल कोशिश हुई कि बिजली के सप्लाई में कम से कम जो है कटौती हो, कम से कम सिस्टम जो है वो बंद रहे। इस दौरान जब फ्लड्स हुए पिछले महीने, उसमें भी डिपार्टमेंट की मुकम्मल कोशिश रही कि बिजली का सप्लाई जो है जल्द से जल्द दोबारा रिस्टोर हो। तो मैं फिर इस बात पे आता हूँ कि जिनको क्रिटिसाइज करना है वो करें, मुझे उससे कोई घबराहट नहीं। मेरी यही कोशिश है कि लोगों को कम कीमत पे बेहतर सप्लाई बिजली का मिले और जो हमने अपने मंशूर में वादा किया है उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो ताकि दोनों 200 यूनिट जो है नापे जाएं और उसके बाद हम इस वादे को पूरा कर सकें। हम पूछना चाहते हैं, इलेक्शन से पहले ये क्यों नहीं कहा गया? इलेक्शन से पहले अगर आपको याद होगा ये कहा गया कि असेंबली इंतखाबात होने दीजिए, फिर देखते हैं कि कौन और कैसे स्मार्ट मीटर लगा सकते हैं। इस बारे में आपका क्या? मैंने अभी जवाब दिया। आप क्यों अपने साथियों का वक्त जाया कर रहे हो ना? उमर साहब गरीब आवाम की बात है, उमर साहब गरीब आवाम की बात। उमर साहब हमारा सवाल मैंने आपसे पहले ही कहा ना, गरीबों को लेके हमारा ये तजुर्बा रहा है कि जो लोग ईमानदारी से अपने लोड का असेसमेंट कराते हैं, जिनमें सबसे ज्यादा गरीब लोग हैं, उनके बिजली के बिल स्मार्ट मीटर लगने के बाद कम हो जाते हैं, बढ़ते नहीं हैं। बिजली का सप्लाई बेहतर होता है। और जिन गरीबों की आप बात कर रहे हैं उनका हम
ये 200 यूनिट जो है पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन बिना मीटर के 200 यूनिट नहीं पहुंचेंगे। ये सारा जुड़ा हुआ है। बिलें कम हो, लोगों के ऊपर दबाव कम हो और बेहतर सप्लाई हो, यही हमारी कोशिश है और इस कोशिश में काफी हद तक जो है हम कामयाब हो गए हैं। एक सवाल इधर से category quota is being slashed. And another What thing, category? The RBI category quota is being slashed in order to rationalize the reservation for the open merit category. And another thing I would like you to comment on the removal of security of the Deputy Chief Minister. Look, I won't comment on either of the two things. One, because there is no point getting into speculation. The only people who know what has been proposed in this are the members of the cabinet. And therefore to speculate about what is being slashed, what is being cut, would not be correct at this point in time. The cabinet subcommittee's report has been accepted by the cabinet. The department has been asked to prepare a memo for cabinet's approval. This will then go to the Lieutenant Governor as all cabinet decisions go. And therefore for me now, before the memo has even reached the Lieutenant Governor, to start discussing the contents of that memo would be incorrect. So that is one. Secondly, as far as the security of the Honorable Deputy Chief Minister is concerned, that is for the police to answer. How is it that for a year there was a threat and suddenly the threat has disappeared? On what basis was he given this level of security for 1 year and now that security taken away? I am not the Home Minister of Jammu and Kashmir. I do hope that in the not too distant future all those powers will be restored to us. But for now, this is a question perhaps on the 21st of October, Police Martyrs Day, when you're all at Zevan, the DG will be there. Please ask the DG to comment on the security, or when you meet the Lieutenant Governor, because he looks after security and law and order. Please ask them to comment on the security of the Deputy Chief Minister. हालांकि ये बात आपको स्पीकर साहब से करनी चाहिए थी, लेकिन अब आपने ये बात उठाई तो आपके तरफ से एज लीडर ऑफ द हाउस मैं स्पीकर साहब तक ये बात पहुंचा दूंगा और उनसे गुजारिश करूंगा कि जो पिछले श्रीनगर के सेशन में जो रहा, जो जम्मू के सेशन में रहा, बजट सेशन में, वही यहाँ श्रीनगर के सेशन में रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ स्पीकर ने पूछेगा आपकी। तनवीर सर, आई हैव गॉट वन क्वेश्चन रिगार्डिंग बडगाम। सर, आपने अभी बताया कि 200 यूनिट आप दे सकते हैं जब मीटर्स लगेंगे, तो सम एक्सटेंट ये सही बात है कि कैसे हम मेजर करें। रही बात, अब मैनिफेस्टो में आपने सर बताया था कि हम 12,000 सिलेंडर्स दे देंगे हर महीने के और राशन भी देंगे 10-10 केजी। सर, व्हाट अबाउट करेंगे ना, करेंगे। There are certain difficulties in our way. We are committed to implementing our manifesto. We have made a start in a number of areas where we had made promises to the people. As I have said before, and I will continue to maintain, our manifesto was for 5 years. It was not a 6-month manifesto, it was not a 1-month manifesto, not a 1-year manifesto. We are committed to our manifesto, and inshallah, over time, we will fulfill it. PTI. Ask is that Congress yourself mentioned that the promises that were made, that the papers are being written and all of it, it has now gone there, and we have entered a second phase of state of restoration. In terms of where we are looking at, is there a roadmap that is there in place, and whether you will be a legal party to the case that is I've had conversations with very senior lawyers, both in J&K as well as in Delhi, about the possibility of becoming a party to this case as Chief Minister of Jammu and Kashmir, because I don't think anybody else understands the disadvantages that we are put to by being a union territory than I do, because I'm the only person in the entire country with the experience of being both Chief Minister of a state and Chief Minister of a union territory. So this is something that is actively being discussed with a legal team, and based on their opinion, there is a possibility that as Chief Minister, I will make myself a party to this case. Yeah, I read that. Is there any consultation? Like I said, I read that in the report from the Supreme Court. And sorry, this was consultation regarding statehood, right? Yes.
Yeah, I'm not. I mean, as I said, the first I heard about this was when the Supreme Court was informed about this. नसीर all major cases of the government or High Court or the other courts. But what has led the government not to appoint that? Oh no, we have. I know what you're saying. I'm saying in recent case of the Gulmarg No, case, sir. the Advocate General. Can I know what your question is, so let me save you time. We appointed an Advocate General. We appointed one within days of coming to power. In fact, we asked the existing Advocate General to continue. He was stopped from attending work. Now, why he was stopped from attending work, I don't know. But he was categorically told not to attend office. So as of now, technically we have an Advocate General. The Advocate General just hasn't been allowed to work. Now, I believe, and this is where sort of the absence of clarity on our business rules, I believe that the authority to appoint an Advocate General is with the elected government. There are some who disagree. But we continue to press this case. We are also pressing for clarity on the business rules that were cleared by the Cabinet in March of this year. Hopefully, when those go ahead, we will be able to address this. But the absence of an Advocate General is not good for us. He is the legal face of the government. We are probably the only state or territory in the country that doesn't have an Advocate General who attends court. It's only the AAG who does this. And even there, oftentimes I think the AAG is confused as to where he should take his instructions from. एक तो सवाल यहाँ से लेते हैं, उसके बाद जी। उमर साहब, मैं शफीक फ्रॉम देशबंधु। आपकी जो मुखालफत जमातें हैं वो आपके ऊपर इल्जाम तनिज़ करते हैं कि ये जो भी वादे करते हैं स्टेटहुड की बहाली को लेकर या धारा 370 को वापसी को लेकर, कि ये धोखा, ये गुमराह कर रहे हैं। मुझे ये बताइए ना, हम इसमें पीछे कहाँ रहे? 1 साल पहले जब पहला सेशन हुआ श्रीनगर में, हमने जम्मू कश्मीर के स्पेशल स्टेटस और कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज को लेके असेंबली में रेजोल्यूशन पास कराया। वो रेजोल्यूशन हमने मरकज की हुकूमत को भेजा। वो रेजोल्यूशन आज भी कायम है। उसको ना डिसमिस किया गया, ना रद्दी की टोकरी में फेंका गया। कभी ना कभी इस हुकूमत के साथ नहीं तो इसके बाद जो हुकूमत आती है उस हुकूमत के साथ वो बहस या बातचीत के लिए एक बुनियाद बनती है। हुआ जम्मू कश्मीर के खसूसी दर्जे के बारे में, जहां तक स्टेटहुड के हवाले से हमने बात की, पहले कैबिनेट मीटिंग में स्टेटहुड की बहाली का पहला रेजोल्यूशन वहां से पास हुआ। मैंने खुद दिल्ली जाके वजीर आजम साहब के हाथ में डाला। हुआ वो वादा भी हमारा पूरा। लेकिन ये इल्जाम बदकिस्मती से वो लोग लगाते हैं जो अपना सबसे बड़ा धोखा भूले नहीं। उन्होंने 2014 में वोट मांगे बीजेपी को बाहर रखने के लिए, और फिर इलेक्शन के नतीजे आने के फौरन बाद बीजेपी के साथ उन्होंने हाथ मिलाया। अब उतना बड़ा धोखा करने वाले लोग हमारे ऊपर इल्जाम लगाएं, मुझे लगता है वो थोड़ा सा गलत है। आप पूछिए, उसके बाद हम यहाँ जाएं। सर, आई हैव गॉट क्वेश्चन रिगार्डिंग बडगाम। 1977 से बडगाम कॉन्स्टिट्यूंसी जो है उसे जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस रिप्रेजेंट कर रही है और वो आपका स्ट्रांग होल्ड रहा है वहाँ पे। अगर वहाँ के सीनियर लीडर की बात करें आगा सैयद महमूद, न कि उनके घराने के साथ या जो भी उनकी फैमिली है उनके घराने के साथ आपके 7 सेगमेंट्स में वोट जुड़े हैं, चाहे जड़ीबल की बात करें, सोनावारी की बात करें या बाकी जो नशस्त है। सवाल यह है सर कि महमूद साहब के लिए मैंडेट मांग सर सवाल यह है कि अगर उसके बगैर कोई वहाँ पे कैंडिडेट होगा, क्या आपको लग रहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए मुश्किलें पैदा हो सकती है? ये कौन सा सवाल? नहीं